नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्जरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों की सभी अवस्थाओं को नष्ट करना क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर होगा निसंक्रमण यानी स्टरलाइजेशन। तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीवों की जो अवस्था होती है वो कौन कौन सी अवस्था होती है, एक तो वेजिटेटिव अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों, और एक स्पोर अवस्था होती है। तो उनको नष्ट करना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो रूम का होता है ना, रूम होता है उसका स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है। रूम होता है या ऑपरेशन थिएटर होता है, उसका हम क्या है ऑपरेशन से पहले निसंक्रमण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या है ऑपरेशन के दौरान इन्फेक्शन ना हो। तो उसका स्टरलाइजेशन हम किसके द्वारा करते हैं, यूवी रेज यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसके द्वारा उसका स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपना तीसरा क्वेश्चन है कि सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो सर्जिकल जो भी उपकरण होते हैं उनका निसंक्रमण ऑटोक्लेव के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि डिटॉल किसका उदाहरण है, डिटॉल किसका उदाहरण है। तो दोस्तों डिटॉल है जो एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ होते हैं जो क्या है सजीव सतह को क्या है निसंक्रमित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपना पांचवा क्वेश्चन है कि निर्जीव सतह को सूक्ष्म जीवों रहित करना क्या कहलाता है, यानी कि जो निर्जीव सतह होती है उसको सूक्ष्म जीवों रहित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक के बिल्कुल विपरीत है। एंटीसेप्टिक में क्या होता है, सजीव सतह को निसंक्रमित करते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट में क्या करते हैं, निर्जीव सतह को स्टरलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें छठा क्वेश्चन है कि पानी का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा, जो पानी होता है उसका शुद्धिकरण क्लोरीन गैस होती है, और मेनली जो होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों जो पानी की बड़ी बड़ी टंकी होती है उसमें पानी के शुद्धिकरण के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सातवां क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थिएटर को किसके द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है, यानी कि ऑपरेशन करने से पहले उसको क्या है पराबैंगनी किरणों के द्वारा उसको निसंक्रमित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आठवां क्वेश्चन जाएगा अपना कि जो हॉट एयर ओवन होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ड्राई हीट, यानी कि जो शुष्क गर्मी होती है ना उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है, हॉट एयर ओवन। ठीक है दोस्तों, अब नौवां क्वेश्चन है कि हॉट एयर ओवन का तापमान एवं समय कितना होता है। तो दोस्तों जो हॉट एयर ओवन होता है उसका तापमान होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, वो कितने देर के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है। अब अपना 10वां क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन क्या करा है कि जो देखो 10वां क्वेश्चन क्या करा है कि जानवरों के फार्म एवं बूचड़खाने को किसके द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या लेते हैं, 4% फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं, यानी कि जो भी जानवरों के जो फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं, ठीक है, उसका जो बूचड़खाना होता है उसमें क्या है हम 4% फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है छिड़काव करते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब 11वां क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो ऑटोक्लेव होता है वो मोस्ट हीट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि भाप के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि जो हॉट एयर ओवन होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ड्राई हीट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन कि कैटगट को किसके मतलब निसंक्रमित करने के लिए क्या काम में लेते हैं, यानी कैटगट क्या होता है पहले तो ये जानो। दोस्तों जो हम सूचर लगाते हैं ना, यानी कि जो अवशोषित होने वाले सूचर, यानी कि एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल सामग्री है। ठीक है, ये एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री है। ठीक है, यानी कि कैटगट होता है जो उसको क्या है निसंक्रमित करने के लिए क्या काम में लेते हैं हम 95% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 13वां क्वेश्चन है कि गिलास वायर का स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों गिलास वायर में कौन कौन से पदार्थ है, जैसे अपने गिलास स्लाइड आ जाती है, बीकर आ जाता है, बोतल आ जाती है, नाइफ आ जाता है, चाकू, जो भी चीज़ें किसमें आती हैं सभी गिलास वायर में आती हैं। तो मतलब इनका जो स्टरलाइजेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब देखो 14वां क्वेश्चन है कि सर्जिकल इक्विपमेंट का निसंक्रमण किसके द्वारा किया जाता है। सर्जिकल इक्विपमेंट क्या होते हैं दोस्तों? सर्जिकल इक्विपमेंट में जैसे अपने सीजर है, यानी कि कैंची होती है, फोर्सेप होती है, जो भी ये उपकरण आते हैं क्या कहलाते हैं? सभी सर्जिकल इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो इसका यानी इनका स्टरलाइजेशन हम करते हैं किसके द्वारा करते हैं? ऑटोक्लेव के द्वारा करते हैं। अब दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर बंद गुहा में मवाद का बनना क्या कहलाता है। यानी कि शरीर के अंदर बंद गुहा है, ठीक है, उसमें क्या है? मवाद बन रही है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है एब्सेस कहलाता है, ठीक है दोस्तों, इसका सीधा आंसर है। अब 16वां क्वेश्चन है कि एब्सेस की भारी परत होती है वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, जो एब्सेस की जो भारी परत होती है वो पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है। पायो यानी क्या होता है दोस्तों? पायो यानी होता है पस, पायो यानी होता है पस, पस यानी होता है मवाद, ठीक है दोस्तों। पस यानी क्या होता है? मवाद होता है। और मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली होती है, यानी कि जो पस को बनाने वाली जो झिल्ली होती है वो एब्सेस में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब 17वां क्वेश्चन है कि एब्सेस को खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एब्सेस को खोलने के लिए क्या है? जो बिस्तुरी होती है ना, उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जैसे हम साइम से नाइफ भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो एब्सेस में क्या करते हैं? हम क्रॉस आकार में चीरा लगाते हैं इस उपकरण से। तो अगला क्वेश्चन है 18वां कि सेबेसियस ग्रंथि में बनने वाली एब्सेस क्या कहलाती है। तो दोस्तों सेबेसियस ग्रंथि में बनने वाली एब्सेस कहलाती है एक्ने कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांड या भैंसा की गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाली एब्सेस क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है योगगोल कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जो भोजन ढूंढने वाले जानवर होते हैं उनकी क्या है? गर्दन पर घर्षण से क्या है? जो भी एब्सेस बनती है वो क्या कहलाती है? योगगोल कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब 20वां क्वेश्चन है इसी प्रकार, देखो 20वां क्वेश्चन इसी प्रकार है कि घोड़े की गर्दन पर यानी काठी के द्वारा लगातार घर्षण से बनने वाली एब्सेस क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है सैडल गॉल कहलाती है। जबकि सांड या भैंसा की गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाली एब्सेस क्या कहलाती है? योगगोल कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब अपना 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि शरीर के अंदर बंद गुहा में तरल पदार्थ या अर्धठोस पदार्थ का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। देखो शरीर के अंदर क्या है इसमें, यानी कि तरल पदार्थ है और अर्धठोस पदार्थ है, तो उनका इकट्ठा होना क्या कहलाता है? सिस्ट कहलाता है। जबकि दोस्तों शरीर के अंदर बंद गुहा में मवाद का बनना क्या कहलाता है? एब्सेस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और तरल पदार्थ या अर्धठोस पदार्थ का बनना क्या कहलाता है? सिस्ट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यही इनमें अंतर है। अब दोस्तों 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, यानी कि सिस्ट होता है, सिस्ट होती है ना, उसकी भारी परत किसकी बनी होती है। तो दोस्तों सिस्ट की जो भारी परत बनी होती है वो बनी होती है एपिथेलियम की। एपिथेलियम एक क्या है? ऊतक है, ठीक है दोस्तों, ऊतक का प्रकार है। जबकि जो एब्सेस होती है ना, एब्सेस की जो भारी परत होती है वो कैसी होती है? पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मवाद को बनाने वाली झिल्ली होती है। सिस्ट की जो भारी परत होती है वो कैसी होती है? उपकला ऊतक की बनी होती है, यानी कि एपिथेलियम होती है, ठीक है दोस्तों। अब 23वां क्वेश्चन है कि देखो कि ऊंट की गर्दन में किस प्रकार की सिस्ट पाई जाती है। तो दोस्तों जो ऊंट की गर्दन होती है उसमें डर्मोइड प्रकार की सिस्ट पाई जाती है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि बाह्य शराबी ग्रंथियों की नलिकाओं में बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है। तो बाह्य शराबी ग्रंथियों की नलिकाओं में बनने वाली सिस्ट कहलाती है दोस्तों रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। अब रिटेंशन सिस्ट के उदाहरण है देखो, एक तो सेलेब्री सिस्ट है, रेनुला है और हनी सिस्ट है, ठीक है दोस्तों। अब देखो 25वां क्वेश्चन क्या करा है। 25वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि ऑटोक्लेव का तापमान, दाब एवं समय कितना होता है। तो दोस्तों जो ऑटोक्लेव होता है ना उसका तापमान होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 LBS दाब पर। दोस्तों दाब है यानी कि दाब की इकाई है LBS, ठीक है दोस्तों। और कितने समय के लिए होता है? 15 मिनट के लिए होता है। तो ये दोस्तों अपने 25 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखो 26वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 26वां क्वेश्चन करा है दोस्तों कि परजीवी के चारों ओर पाई जाने वाली सिस्ट क्या कहलाती है।
तो दोस्तों परजीवी के चारों ओर पाई जाने वाली सिस्ट क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेटेड सिस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेटेड सिस्ट का जो उदाहरण है वो क्या है? हाइड्रेटेड सिस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब 27वां क्वेश्चन क्या करा है कि स्ट्रेन क्या है? व्हाट इज स्ट्रेन? तो दोस्तों स्ट्रेन जो होता है वो क्या कहलाता है? टेंडन या मसल्स में खिंचाव आना क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। अब टेंडन क्या होता है इसको भी तो जानो। यानी कि टेंडन दोस्तों ऐसी संरचना होती है जो मांसपेशी को हड्डी से क्या है? कनेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाली संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रेन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब 28वां क्वेश्चन है कि आर्थिक लाभ एवं सरल स्वभाव बनाने के लिए पशुओं में की जाती है। यानी कि आर्थिक लाभ एवं सरल स्वभाव बनाने के लिए पशुओं में क्या चीज़ की जाती है? तो दोस्तों इसमें पहला आंसर है कि इसमें डीहॉर्निंग, कास्ट्रेशन और स्पेइंग। दोस्तों आप तीनों शब्दों को समझ गए होंगे। डीहॉर्निंग क्या होता है दोस्तों? यानी कि डीहॉर्निंग होता है उनकी क्या है? सींग को काटना। ठीक है दोस्तों, सींग को काटना। और कास्ट्रेशन क्या होता है? बधियाकरण करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उनकी जो बास्ट डिफरेंस होती है उसको दाब दिया जाता है जिससे उसमें शुक्राणुओं का बनना बंद हो जाता है। और स्पेइंग क्या होता है दोस्तों? स्पेइंग क्या होता है? ये दोस्तों मादा में किया जाने वाला बधियाकरण का तरीका है। ठीक है दोस्तों, स्पेइंग इसमें क्या करते हैं? उसके अंडाशय एवं गर्भाशय को ही निकाल देते हैं। अब 29वां क्वेश्चन है कि कैंसर को किस शल्य क्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी क्या होता है अब इसको जानो। तो दोस्तों रेडिकल सर्जरी होता है यानी कि कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोग के स्रोत को या उसकी गांठ को जड़ से ही हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कराती है? रेडिकल सर्जरी कहलाती है। जैसे दोस्तों मान के चलो कैंसर हो जाता है तो कैंसर में क्या है? गांठ बन जाती है। अब गांठ को क्या है? बिल्कुल जड़ से हटाना, यानी कि रोग के स्रोत को जड़ से हटाना क्या कहलाता है? रेडिकल सर्जरी कहलाती है। जैसे दोस्तों हर्निया हो जाता है, हर्निया की गांठ को निकालना, तो ये यानी कि कैंसर को किस शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जाता है? रेडिकल सर्जरी द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान समय में 30वां क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है कि वर्तमान समय में कॉस्मेटिक सर्जरी किस जानवर में की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा डॉग। एकमात्र जानवर है जिसमें क्या कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, वो है डॉग। ठीक है दोस्तों, 31वां क्वेश्चन क्या कराए? ये कराया कि ओवेरियो स्टेक्टोटोमी अधिकतर किस जानवर में की जाती है? तो दोस्तों ओवेरियो स्टेक्टोटोमी होता क्या है इसको जानो। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? क्या है यानी कि जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय के किसी एक भाग को या गर्भाशय को क्या है? निकाल देते हैं। तो दोस्तों ओवेरियो या इसे OH भी बोल सकते हैं। तो किस में की जाती है? बिच में की जाती है। दोस्तों क्यों की जाती है बिच में? क्योंकि बिच में क्या है? जब पायोमेट्रा हो जाता है ना, पायोमेट्रा क्या होता है? यानी कि गर्भाशय में मवाद का बनना क्या कहलाता है? पायोमेट्रा कहलाता है। तो दोस्तों कुतिया में ये जब पायोमेट्रा बीमारी हो जाती है तो वो क्या है? ठीक नहीं हो पाती है। तो उसे ठीक करने के लिए क्या है? गर्भाशय को ही शरीर से निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 32वां क्वेश्चन है कि निसंक्रमण की ऑटोक्लेव विधि में जीवाणु की किन अवस्थाओं को नष्ट किया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा वेजिटेटिव व स्पोर अवस्थाओं को। ठीक है दोस्तों, जो कायिक अवस्था होती है उनकी यानी कि शुरुआती अवस्था होती है, जो स्पोर अवस्था होती है ना, उनको क्या है? नष्ट किया जाता है। अब 33वां क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा एवं सबसे शक्तिशाली निश्चेतक जो एनेस्थीसिया होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों हमको क्रम से बताने हैं। तो देखो जो सबसे अच्छा होता है ना वो तो होता है प्रोकेन HCl। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो लोकल एनेस्थीसिया है वो है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, और सबसे शक्तिशाली है वो है बुपीवाकेन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये सभी लोकल एनेस्थीसिया के प्रकार हैं। अब दोस्तों 34वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर होता है उसका जो तापमान एवं समय होता है वो कितना होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर होता है जैसे हम डीबडिंग के काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो तापमान एवं समय होता है ना वो होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 सेकंड के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तापमान है, दोस्तों होता ही उतना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है। तभी तो क्या है जो हॉर्न बर्ड होती है वो जल जाती है। अब 35वां क्वेश्चन है कि भ्रूण की गुहाओं के बंद ना होने के कारण बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है कंजेनाइटल सिस्ट कहलाती है, जिसका उदाहरण है यूरेकल सिस्ट।
अब दोस्तों 36वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोसील किस प्रकार की सिस्ट का उदाहरण है। दोस्तों हाइड्रोसील क्या होता है, यानी कि जो अपने स्क्रोटम होते हैं ना, यानी कि वृषण कोष होते हैं, उनमें क्या पानी भर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोसील बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हाइड्रोसील होता है वो किस प्रकार की सिस्ट का उदाहरण है, एक्जुडेशन सिस्ट का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब 37वां क्वेश्चन है कि लिगामेंट या जॉइंट में खिंचाव आना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है स्प्रेन, यानी कि जो लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट क्या होता है दोस्तों, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें खिंचाव आना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। जबकि टेंडन में खिंचाव आना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब 38वां क्वेश्चन है कि बकरी के थनों में कटीले तारों से बनने वाला घाव किस प्रकार के घाव का उदाहरण है। तो दोस्तों अब चाहे बकरी के थनों में हो चाहे किसी में हो, कहने का मतलब है यह है, यानी कि वह घाव जिसकी जो पर्दी होती है दोस्तों वो अनियमित होती हैं, यानी कि तिरछी बिरछी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो किस प्रकार के घाव का उदाहरण है, लेसरेटेड वुंड का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि धारदार हथियार से बनने वाला घाव क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है इंसाइज वुंड। दोस्तों इंसाइज वुंड ये और लेसरेटेड वुंड एक दूसरे के विपरीत हैं। दोस्तों लेसरेटेड जो वुंड होता है ना, उसमें तो जो भी मतलब तो त्वचा की जो पर्दी होती है ना वो अनियमित होती है, यानी कि नियमित नहीं होती है। जबकि इंसाइज में क्या होता है, उसकी जो पर्दी होती है वो बिल्कुल नियमित होती है। ठीक है दोस्तों, अब 40वां क्वेश्चन है कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन क्या है, तो दोस्तों स्ट्रेन क्या है, टेंडन या मसल्स में खिंचाव आना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। 41वां क्वेश्चन है कि परजीवी के चारों ओर पाई जाने वाली सिस्ट क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है इनकैप्सुलेटेड सिस्ट कहलाती है, जिसका उदाहरण है हाइडेटेड। ठीक है दोस्तों, अब 42वां क्वेश्चन है कि शरीर का पूर्ण रूप से संक्रमित होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है सेप्सिस। दोस्तों क्वेश्चन को समझना कि शरीर का पूर्ण रूप से संक्रमित होना यानी कि इन्फेक्टेड होना क्या कहलाता है, सेप्सिस कहलाता है। अब 43वां क्वेश्चन है कि जोड़ या जॉइंट में किसी भी हड्डी का अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें शर्त होती है, यानी कि जो डिसलोकेशन होता है वो हमेशा जॉइंट पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब 44वां क्वेश्चन है कि त्वचा की निरंतरता यानी कि जो कंटिन्यूटी होती है ना, उसका भंग होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है घाव कहलाता है, वुंड कहलाता है। जबकि हड्डी होती है उसकी निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 45वां क्वेश्चन है कि शरीर का पूर्णतः संक्रमण मुक्त होना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है असेप्सिस। जबकि हमने इससे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि शरीर का संक्रमित यानी कि संक्रमण युक्त होना क्या कहलाता है, सेप्सिस कहलाता है। जबकि संक्रमण मुक्त होना क्या कहलाता है, असेप्सिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें अंतर समझना। अब 46वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार के घाव में ऊतकों की वास्तविक हानि होती है, यानी किस प्रकार के घाव में ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। तो दोस्तों उसका आंसर जाएगा एबल्जन वुंड। 47वां क्वेश्चन है कि हड्डी की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा फ्रैक्चर। अब 48वां क्वेश्चन है कि भोंटे हथियार यानी कि जो ब्लंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसकी चोट से बनने वाला घाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा कॉन्टूजन वुंड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, यानी कि जो भोंटे हथियार होते हैं ना, उनसे क्या है चोट देते हैं, जो त्वचा के नीचे की क्या जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या है नष्ट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, वो किस प्रकार का घाव है, कॉन्टूजन वुंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब 49वां क्वेश्चन है कि जानवरों के शरीर में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला यानी कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाला एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल यानी कि अवशोषित होने वाली सूचर सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों वो है कैटगट। ठीक है दोस्तों, ये किससे प्राप्त होता है, ये जो भेड़ की आंत की जो सम्मुकोजा परत होती है ना, उससे प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब 50वां क्वेश्चन है कि भेड़ की आंत की सम्मुकोजा लेयर से कौन सी सूचर सामग्री प्राप्त होती है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जाएगा कैटगट। अब 51वां क्वेश्चन है कि किसी चोट की वजह से त्वचा के नीचे ब्लड का इकट्ठा हो जाना किस प्रकार के घाव का उदाहरण है। तो दोस्तों जब भी हमारे चोट लगती है
या हमारी त्वचा भिच्चे में आ जाती है, जैसे कहते हैं ना नक चोटी आना, तो क्या है ब्लड इकट्ठा हो जाता है त्वचा के नीचे, तो वो क्या है किस प्रकार का घाव कहलाता है, हेमेटोमा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब 52वां क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत एब्जॉर्बेबल यानी कि अवशोषित होने वाली सूचर जो मटेरियल है या सामग्री है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है कंगारू टेंडन। ये क्या है सबसे मजबूत सूचर सामग्री है और कैसी है, अवशोषित होने वाली। जबकि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली अवशोषित सूचर सामग्री कौन सी है, कैटगट है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें 53वां क्वेश्चन है कि कंगारू 53वां क्वेश्चन है कि कंगारू टेंडन का मुख्य उपयोग कौन सी जगह पर किया जाता है। तो दोस्तों कंगारू टेंडन अभी हमने पढ़ा सबसे मजबूत है, तो मजबूत का उपयोग कौन सी जगह पर किया जाता है, खिंचाव वाले स्थान पर किया जाता है। तो खिंचाव वाला स्थान कौन सा होता है, तो जॉइंट कैप्सूल होता है, और हर्निया को सूचर करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। 54वां क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है कि अवशोषित नहीं होने वाला, जिसको क्या है हम बाह्य सतह पर काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सिल्क, यानी कि जो धागा होता है वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। ठीक है दोस्तों। अब 55वां क्वेश्चन है कि नवजात के गर्भनाल को बांधने के लिए काम में ली जाने वाली सूचर मटेरियल कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा अम्बिलिकल टेप। अब 56वां क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री कौन सी है, तो दोस्तों हमने तो पढ़ी अभी कि सबसे ज़्यादा काम में आने वाली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल कौन सा है, सिल्क है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम सबसे मजबूत कौन सी है, तो दोस्तों यह है स्टेनलेस स्टील वायर। ठीक है दोस्तों। अब 57वां क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील वायर का उपयोग किस स्थान पर अधिकतर किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा लिगामेंट, टेंडन, हड्डी को सूचर करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब 58वां क्वेश्चन है कि क्रोमिक, दोस्तों क्रोमिक है ये, ठीक है, क्रोनिक नहीं है, क्रोमिक है ये, क्रोमिक एसिड को कैसे सूचर सामग्री से उपचारित करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्रोमिक एसिड से मतलब जो किस सूचर सामग्री को उपचारित करते हैं, तो दोस्तों कैटगट होता है ना, कैटगट को क्या है हम क्रोमिक एसिड से उपचारित करते हैं, तो यह अलग अलग प्रकार का बन जाता है। 59वां क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली कैटगट का प्रकार है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मीडियम क्रोमिक, यानी कि जो टाइप सी होती है वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कैटगट सामग्री होती है। ठीक है दोस्तों। अब अपना क्वेश्चन है 60वां कि छोटे जानवरों में मांसपेशी एवं फेसिया को सूचर करने के लिए किस साइज के कैटगट का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा साइज नंबर 1 और 2। ठीक है दोस्तों। ये अपने 60 क्वेश्चन है जो कि क्या है एग्जाम की दृष्टि से पशुधन सहायक EHDP सेकंड ईयर। ठीक है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूँ कि पशुधन सहायक की भर्ती से संबंधित आप मतलब कहीं भी मात नहीं खाओगे। ठीक है दोस्तों। तो आप इनको ज़रूर देखना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।